गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम फर्स्ट चैप्टर में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। गर्ल्स, अभी तक के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी या बही खाता और लेखांकन का क्या मीनिंग है, इसका अर्थ क्या है। अब इसके बाद हम बात करेंगे बही खाता और लेखांकन में अंतर की। तो हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग इट मीन्स बही खाता। बुक कीपिंग इट्स स्कोप इज़ लिमिटेड। बुक कीपिंग का स्कोप कैसा रहता है? लिमिटेड होता है। लिमिटेड यानी इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, सिर्फ एंट्रियाँ करते हैं। एंट्रियाँ इसका मतलब क्या होता है कि हम सिर्फ जानकारी रखते हैं। हमारे पास एक किताब होती है जिसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि आज भाई हमने इतने लोगों को माल बेचा, इतने लोगों से ख़रीदा, इसको इतना पैसा दिया और इतने लोगों को दिया। सिर्फ हम उसमें एक नाम पक्ष और जमा पक्ष रखते हैं, मतलब डेबिट और क्रेडिट, कि पैसा हमारे पास कितना आया और कितना गया। ठीक है। जबकि अकाउंटिंग का स्कोप हमने देखा कि बहुत ज़्यादा वाइडर होता है। क्यों वाइडर होता है? उसका कारण है क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं। जो हमारे पास डाटा होता है या इन्फॉर्मेशंस होती हैं या हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस होते हैं फाइनेंशियली, उनको हम समराइज़ करते हैं। समराइज़ करने के बाद में उसका क्लासिफिकेशन, समराइजिंग और उसके साथ साथ हम उसको क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो इससे हमको क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स मिलते हैं। तो इसका स्कोप कैसा हो गया, वाइडर हो गया। एंड बुक कीपिंग में कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज्ड। बुक कीपिंग के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर हम बिफोर टाइमिंग की बात करें तो उस समय कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था ना। और आज की बात करें तो आज हर काम के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। जबकि अकाउंटिंग के लिए तो कंप्यूटर का यूज़ वाइडली किया जाता है। क्यों? क्योंकि हर जगह आपको अकाउंटिंग के अलग अलग सॉफ्टवेयर मिलेंगे जिसमें आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एंट्रियाँ आपको डालनी होती हैं। मतलब आपको सिर्फ पुट करना होता है कि हाँ भाई हमने ये काम किया है, और ऑटोमेटिकली वो सारा काम कर देता है। मतलब उसमें ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, P&L अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ऑटोमेटिकली वो सारे इसमें क्या कर देता है, डेटा को फॉरवर्ड कर देता है। उसमें आपको कुछ भी मैन्युअली वर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3, टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट पॉसिबल। अब निश्चित सी बात है, अगर मैं सिर्फ ये लिख रही हूँ कि मेरे पास कितना पैसा आया और कितना गया, तो इसमें मेरे को गणितीय शुद्धता की कोई जानकारी मिलेगी क्या? इससे मुझे कोई प्रॉफिट लॉस कुछ पता चलेगा क्या? क्यों? क्योंकि इसमें तो सिर्फ मैं क्या लिख रही हूँ कि कितना पैसा आया कितना गया। तो इससे तो मुझे सिर्फ कैश की जानकारी मिल रही है कि मेरे पास नगद कितना पैसा है ना। तो इससे हम गणितीय शुद्धता की जांच नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम लेखांकन की बात या अकाउंटिंग की बात करें तो टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी इज़ पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इसमें हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में जब हमारा डेबिट पोर्शन और क्रेडिट पोर्शन दोनों सेम होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी गणितीय शुद्धता सही है। मतलब हमने जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया है वो बिल्कुल एकदम सही है। हमारे सारे अकाउंट सही आएंगे और हमारा जो प्रॉफिट निकलेगा वो भी सही आएगा। अब फोर्थ पॉइंट है, इट नीड नॉट टू डिपेंड ऑन अकाउंटेंसी। इसे लेखांकन या अकाउंटेंसी पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है, उसकी नीड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, बुक कीपिंग एक इंडिविजुअली वर्क है जिसमें वो उसको अकाउंटिंग पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये डाटा सिर्फ जो होता है वही बुक कीपिंग कहलाता है। जबकि अगर हम बात करें किसकी, अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग का पूरा काम डिपेंड किस पे होता है, बुक कीपिंग पर। क्योंकि बुक कीपिंग के बिना, क्योंकि हमारे प्राइमरी डाटा है, प्राइमरी रिकॉर्ड है, प्राइमरी रिकॉर्ड इन ए जर्नल, उसके बिना हम अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होगा, है ना, कि जैसे मैंने साल भर में कितना माल बेचा, कितना ख़रीदा, किसको कितना दिया, ये सारे मेरे पास अगर वाउचर्स ही नहीं होंगे, है ना, तो मैं अकाउंट्स प्रिपेयर कर पाऊँगी क्या? आप खुद ही सोच लो, अकाउंट्स प्रिपेयर ही नहीं होगा। मतलब बुक कीपिंग के बिना अकाउंटेंसी का काम पॉसिबल नहीं है। देन फिफ्थ पॉइंट है, बुक कीपिंग इज़ एन इंडिपेंडेंट वर्क। बुक कीपिंग क्या है? एक इंडिपेंडेंट वर्क है।
है ना, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इसके लिए उसको किसी पे आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है या डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। बट अकाउंटिंग इज़ नॉट एन इंडिविजुअल वर्क। अकाउंटिंग इंडिविजुअल वर्क नहीं है, वो कैसा है, डिपेंडेंट वर्क है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से डिपेंड किस पर रहता है, बुक कीपिंग पर, है ना। तो इसलिए ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट वर्क नहीं है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, ये आपको हिंदी में भी दिया हुआ है तो मैं आपको समझा चुकी हूँ, इसलिए हम दोबारा इसको फिर से समझने की आवश्यकता नहीं है ना। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रोसेस। अब अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है ना, अकाउंटिंग में कौन सी प्रोसेस की जाती है ना। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले पॉइंट की, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, ठीक है। अब इसकी क्या पहचान है, सबसे पहला इसको हमको अकाउंटिंग जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस हैं उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आप पूछोगे कि मैडम इसमें क्या आइडेंटिफिकेशन करना है हमको, इसमें भी हमको आइडेंटिफाई करना होगा। कैसे, देखिए क्या होता है कि लेखांकन के अंतर्गत हम सिर्फ फाइनेंशियली रिकॉर्ड ही लिखते हैं, है ना, जिससे हम पैसों का लेन देन करते हैं। तो ये फाइनेंशियली रिकॉर्ड जो होते हैं यही हम क्या करेंगे, अकाउंट्स में लिखेंगे। बाकी जो नॉन फाइनेंशियली हैं उनको हम इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। नॉन फाइनेंशियली को क्यों हम ध्यान नहीं देंगे, उसका कारण, ठीक है, उसका ये कारण है नॉन फाइनेंशियली को ध्यान न रखने का कि हमारे पास में जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो फाइनेंशियली होते हैं। क्योंकि आपको सभी को पता है कि बिना पैसे के व्यवहार के कुछ भी बिजनेस हम करना नामुमकिन है ना। जब हम किसी से माल खरीदेंगे, किसी को बेचेंगे, तभी वो क्या कहलाएगा, व्यापार कहलाएगा या बिजनेस कहलाएगा। तो हमको इसमें क्या आइडेंटिफिकेशन करना है या आइडेंटिफाई करना है, ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड होने चाहिए, है ना। नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड को हम बिजनेस में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट है मेजरमेंट, है ना। अब इसका मेजरमेंट क्या होगा, है ना, इसको मापन कैसे करेंगे हम, मनी मेजरमेंट। आपको सभी को पता है कि हर एक, अब पहले जैसा हमारा टाइम तो है ही नहीं, है ना, जिसमें हम क्या करते थे, बार्टर सिस्टम को इस्तेमाल करते थे कि भाई आप हमारे पास राइस है, आपके पास वीट है, तो हम एक्सचेंज कर लें। तो बार्टर सिस्टम तो ख़त्म हो गया है। अब हमारे यहाँ पे हर कंट्री में क्या चलती है, मनी, है ना। अब मनी में क्या आएगा, हमारे यहाँ पे रुपीज़ है, अमेरिका में डॉलर है ना। इसके अलावा हर एक कंट्री की अलग अलग करेंसी है, कहीं पौंड चलता है तो कहीं टका चलता है। तो हमारे यहाँ क्या है, मनी में रुपीज़ है। तो हम क्या करेंगे, हमारे बिजनेस को फाइनल ट्रांजैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसको मनी से मेज़र करेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। देन थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब हमारे ट्रांजैक्शंस को हमको क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा, है ना। रिकॉर्ड करने का मतलब होता है कि हमको किताबों में उसकी एंट्री करनी होगी, ठीक है। इसको एंट्री करना कहते हैं या प्रविष्ट करना भी कहते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ओरिजिनल रिकॉर्ड्स या प्रारंभिक लेखी कहलाते हैं। और इसको किस में लिखा जाता है, इसकी पुस्तक को नकल बही या जर्नल कहा जाता है ना। जनरल नहीं है, जर्नल, ठीक है। और इसमें सब्सिडरी बुक्स भी होती है। सब्सिडरी बुक्स है ना, सहायक बहियाँ, है ना, जिसमें हम परचेस बुक बनाते हैं, सेल्स बुक बनाते हैं, ये सारी हमारी सहायक बहियाँ होती हैं, या कैश बुक बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें रिकॉर्ड बनाते हैं, है ना, ताकि रिकॉर्ड रहेगा तभी तो हमें जानकारी मिलेगी, है ना, कि हमारे पास कितना पैसा है और हमारी कितनी सारी लायबिलिटी है, कि हमको कितने लोगों को कितना पैसा चुकाना है। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा क्लासीफाइंग यानी उसका वर्गीकरण करना। बहुत ज़रूरी होता है हमको वर्गीकरण करने का। इसमें हमारे पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, मतलब व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और नाम मात्र के खाते। ये 3 प्रकार के खाते होते हैं। इनको हम आगे के चैप्टर में और डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हमारे पास में 3 प्रकार के खाते होते हैं अकाउंटिंग में। तो इन 3 प्रकार के खातों में हमको इस वर्गीकरण पुस्तक में क्या करना होता है, हमको उसका वर्गीकरण करना है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, लेज़र मतलब खाता बही बनाना, ठीक है।
तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम खतौनी बोलते हैं या फिर पोस्टिंग। तो इस तरीके से हम पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इसमें अलग अलग लेवल पर अलग अलग इसकी एंट्रियाँ करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद होता है हमारा समराइजिंग, है ना, यानी सारांश तैयार करना। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? अकाउंट्स को समराइज़ करेंगे। अब समराइज़ कैसे किया जाएगा? इसमें हम हमारे व्यापारिक या हमारे फाइनेंशियल ईयर के जितने भी हैं अकाउंट्स, उनको क्लोज़ करेंगे और क्लोज़ करने के बाद में हमारे पास जो बैलेंस निकलेगा उससे हम क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस है, मतलब तलपट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का मतलब होता है निर्माण खाता, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का मतलब होता है व्यापारिक एवं लाभहानि खाता, बैलेंस शीट यानी चिट्ठा। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं? तैयार करते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा? हमारा सारांश हो जाएगा और हमारे पास में रिज़ल्ट आएगा। ठीक है। अब रिज़ल्ट के बाद क्या करेंगे? हम उसका एनालाइजिंग करेंगे, मतलब उसका विश्लेषण करेंगे। अब विश्लेषण कैसे करेंगे? कि हमने इस वर्ष में जितना भी हमें प्रॉफिट हुआ है ना या लाभ मिला है, वो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है या कम है। अगर अधिक होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? कि हमने अच्छा काम किया है ना, हमारी जो प्लानिंग थी वो सक्सेसफुल रही। और अगर हमें प्रॉफिट कम हुआ है तो हमें क्या करना होगा? प्रॉफिट कम होने के रीज़न्स को आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई हमने कहाँ मिस्टेक की है जिससे हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट कम हुआ है, जिससे हम आगे आने वाले ईयर्स में हमारे प्रॉफिट को क्या कर सकें? बढ़ा सकें। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। ठीक है। देन इंटरप्रिटिंग या निर्वचन करना। ठीक है। निर्वचन करना यानी अब हमारा विश्लेषण तो हो चुका है, तो विश्लेषण के आधार पर हम क्या करेंगे? फ्यूचर प्लानिंग करेंगे कि भाई हमको फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें करना चाहिए जिससे हमारा बिजनेस क्या कर सके? ग्रो कर सके, और क्या क्या चीज़ें हमको नहीं करनी है जिससे हमें आगे आने वाले समय में और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये सारी हम क्या करेंगे? इसमें प्लानिंग करेंगे। ठीक है। फिर है पॉइंट नंबर 8। इसके बाद में पॉइंट नंबर 8 में कम्युनिकेशन है, मतलब संप्रेषण। आपको सभी को पता है कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन होता है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों के एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ में अपने विचारों का आदान प्रदान करना क्या कहलाएगा? संप्रेषण। मतलब अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप किसी बात का आंसर कर रहे हैं और हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? संप्रेषण, कम्युनिकेशन। ठीक है। अब हाँ, आप पूछोगे कि बिज़नेस में कैसा कम्युनिकेशन? तो बिज़नेस में कम्युनिकेशन होता है, बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, है ना, जो हमारे लेनदार हैं, ठीक, उनको हमको कितना पैसा देना है ना, और जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है या शेयर होल्डर्स हैं, है ना, अंशधारी हैं, तो हमको उनको क्या होगा? बताने में आसानी रहेगी कि भाई हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी है ना। हम न्यूज़पेपर्स के थ्रू हमारे फाइनल अकाउंट्स उनको क्या कर देंगे? बताएंगे कि भाई हमारी कंपनी की इतनी अच्छी पोजीशन है, तो आप इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पर क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे उनका क्या होगा? भरोसा कंपनी पर बना रहेगा। अब जब उनका भरोसा हमारी कंपनी पे बनेगा तो निश्चित सी बात है वो कहीं और इन्वेस्ट करने की बजाय क्या करेंगे? हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल समझेंगे। ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे कौन से पॉइंट्स हो गए? प्रोसेस, अकाउंटिंग की प्रोसेस। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है अकाउंटिंग के क्या क्या उद्देश्य हैं। ठीक है। अब हमारे अकाउंटिंग में कितने उद्देश्य होते हैं, है ना। इसमें वैसे बुक में तो आपको बहुत सारे दिए हैं, पर एग्जैक्टली मैं आपको 5 को ही डिस्क्राइब करके बता रही हूँ। आगे के आप पढ़ लेना बुक में से। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तब भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है। और नहीं तो आप वैसे भी आप ग्रुप पे डाल सकते हैं और उसके थ्रू पढ़ सकते हैं। ठीक है। आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस।
सबसे पहला है व्यावसायिक लेन देन का अभिलेखन करना। अब देखिए, आपको पता है एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में बहुत सारे लेन देन करता है, क्या उतने लेन देन वो याद रख पाएगा क्या? नहीं। तो वो क्या करेगा, निश्चित सी बात है उन रिकॉर्ड्स को किताबों में लिखेगा, है ना। अब किताबों में लिखने से उसको क्या हो जाएगा, उसको जब भी कभी कुछ देखना होगा कि भाई उसकी व्यापार में कितनी पूंजी है, उसका कैश बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, उसने कितनी परचेसिंग की है इतने पूरे समय में, कितना सेल्स हुआ है ना, उसके क्रेडिटर्स कौन कौन से हैं, उसके डेटर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार और डेटर्स का मतलब होता है देनदार, है ना। मतलब उसको कितने लोगों से पैसा लेना है और कितने लोगों को पैसा देना है, उसकी असेट्स कितनी हैं, उसकी लायबिलिटीज़ कितनी हैं। ठीक है, और उसका स्टॉक मेन होता है स्टॉक। ठीक है, तो इसकी सारी जानकारी उसको क्या होगी, इससे आराम से मिल जाएगी, है ना। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। इस अकाउंटिंग के थ्रू एक पर्टिकुलर टाइम, हमारे यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम होता है 1 ईयर का, हम 1 साल में हमारे बिजनेस में लाभ हुआ है या हानि हुई है ना, ये ज्ञात करते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि हमारी प्रोग्रेस हो रही है या हम क्या कर रहे हैं, हम लॉस में जा रहे हैं या हमारा डिमोशन हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हमको इसमें मिल जाती है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट है हमारा डेपिक्टिंग ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, अब इसमें हमारे पास में क्या है, वित्तीय स्थिति का हमको ज्ञान मिल जाएगा, है ना। कैसी वित्तीय स्थिति, कि एक निश्चित तिथि को संस्था की वित्तीय जानकारी हमको मिल जाएगी। इसका मतलब कि व्यापार में जो बिजनेसमैन है उसको फाइनेंशियल पोजीशन जानने की पूरी तरीके से क्या मिल जाएगी, आज़ादी मिल जाएगी कि भाई अभी इतने टाइम में, मतलब एक पर्टिकुलर ईयर की बात करें हम, तो हमारे एक पर्टिकुलर ईयर में भाई हमारे कितने लोन्स हैं जिनको हमको पे करना है या हमारी असेट्स कितनी है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हमको कैसे मिलेगी, इससे हमको मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशंस। अब इससे हमको क्या है, सूचनाएं भी मिल जाएंगी, मतलब इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी। कैसी इन्फॉर्मेशन, कि भाई हमारा बिजनेसमैन है जो भी, मतलब सोल ट्रेडर है वो, या फिर पार्टनर है ना, या फिर वो कंपनी में हमारा क्या है, शेयर होल्डर है, तो ऐसे लोगों को क्या मिलेगी, सारी सूचनाएं मिल जाएंगी कि भाई हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और फाइनेंशियल पोजीशन के आधार पर वो क्या कर पाएंगे, सही और उचित निर्णय ले पाएंगे कि भाई उनको क्या करना है, कि आगे उनको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, आगे उनका क्या मोटिव है ना। तो ये सारी जानकारी उनको कैसे इसके अंतर्गत मिल जाएगी। फिर फिफ्थ पॉइंट है आपका हेल्प इन प्रॉपर मैनेजमेंट। अब ये क्या करता है, हमारे प्रबंध में भी बहुत सहायक है। अब कैसे होगा, क्योंकि संस्थाओं में अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा है तो निश्चित सी बात है हमारी अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशंस है वो अच्छी होंगी, सही होंगी, तो क्या होगा, हमारा मैनेजमेंट भी अच्छा काम करेगा, है ना। अगर हम मैनेजमेंट को, हम हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, उनको हम टाइम पे बोनस देंगे, उनको सैलरी में इंक्रीमेंट करेंगे, या उनके निर्णय लेने में हम उनको थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन देंगे कि भाई आप इस चीज़ पर अपने क्या कीजिए, अपने विचार दीजिए, तो निश्चित सी बात है वो लोग क्या करेंगे, अपने अपने लेवल पर अपनी अलग अलग इन्फॉर्मेशन देंगे, और ये सारी इन्फॉर्मेशन के थ्रू क्या होगा, हमारा मैनेजमेंट और ज़्यादा क्या होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा। और मैनेजमेंट अच्छा बेहतर काम करेगा तो निश्चित सी बात है आगे क्या होगा, हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, और ये बेनिफिशियल होने के साथ साथ क्या करेगा, हमारे लिए काम करेगा। तो इस तरीके से ये अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट्स जो हैं और भी बहुत सारे हैं, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं, बुक में और भी बहुत सारे आपको दिए हुए हैं। ठीक है,
तो आज के लिए हम हमारे टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। आगे के सेशन में हम टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का आगे का और स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू गर्ल्स।